प्रयागराज कहें या इलाहाबाद, शहर का नाम सुनकर गंगा यमुना का संगम नजर आने लगता है। लेकिन इस शहर में एक दौर ऐसा भी था जब वहाँ एक ही नाम का बोलबाला था और उसी के नाम से शहर की कुख्याति भी थी। वही नाम जिसके कई चेहरे थे, सातिर और खूंखार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज एक बार फिर से अतीक अहमद की। लेकिन कहानी आज बिल्कुल नई है। अगर आप क्राइम कनेक्ट के रेगुलर व्यूअर हैं ना, तो आप अतीक के कई चेहरे से तो पहले से ही वाकिफ होंगे। अतीक जिसने बाहुबल और सत्ता के लिए अपने गुरु चांद बाबा को जान से मार दिया, हालांकि वो चांद बाबा भी अपराधी थे। अतीक जो अपनी बात मनवाने के लिए लोगों की चमड़ी उधेड़ देता था, चुनाव जीतने के लिए विरोधी विधायक राजूपाल तक की हत्या करवा दी। अरे वही अतीक जो किसी के भी जमीन पर कब्जा कर लेता था, फिर चाहे वो जमीन गांधी परिवार का ही क्यों न हो। अब सर्टिफाइड गुंडा तो वो कानून के नज़र में था ही, इस बात में तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन उसका ईमान ऐसा था कि उसने कब्रिस्तान के जमीन को भी नहीं छोड़ा। और तब के इलाहाबाद में जमीन कब्जिया के हालात उसने ऐसे पैदा कर दिए थे ना कि वहाँ हिंदू समुदाय में भी उसका खौफ पैदा हो गया था। लोग अपने जमीन को, अपने घर को छोड़कर चले जाने पर भी मजबूर हो गए। तो वो पूरी कहानी क्या है, आइए आपको सुनाते हैं। तो देखिए, हर शहर की तरह इलाहाबाद में भी कई जगहों पर कब्रिस्तान की जमीनें थी। आपके शहर में भी होंगे ऐसे कई जगह जहां पर मुसलमान समुदाय के लोगों को उनके मृत्यु के बाद दफनाया जाता है, उसी को कब्रिस्तान कहते हैं। और अतीक अहमद की नज़र ना इलाहाबाद शहर के उन कब्रिस्तानों के आसपास की जमीनों पर थी जहां हिंदू लोग रहते थे या उनकी मिल्कियत थी, यानी कि उनकी कोई जमीन जायदाद वहां पर थी, उनका प्रॉपर्टी था। तो कब्रिस्तान के पास हिंदुओं की जमीन देख अतीक अहमद ने चाल चली। चाल ये कि वो किसी भी तरह कोशिश करने लगा कि दूसरों लोगों की जो निजी संपत्ति थी, उनकी जमीन थी, उसको वो कब्रिस्तान के जमीन में मिला दे। और कब्रिस्तान में दूसरों की जमीन मिला देना तो उसकी बस एक प्लानिंग थी। असल में वो उन जमीन पर खुद ही अपना अवैध कब्जा करने लगा था। अब अतीक ये सब करता कैसे था, वो भी सुन लीजिए। हालांकि पिछले कई कहानी में आपने सुना है कि अतीक कैसे जमीन पर कब्जा करता था, फिर चाहे वो एक साहित्यकार के जमीन पर हो, फिर चाहे गांधी परिवार का जमीन हो, उन दोनों जगह पर उसने कब्जा कर लिया था। बात पीएम तक पहुंच गई, तब अतीक अहमद पीछे हटा था। मतलब जमीन कब्जियाने का तो उसका बहुत ही पुराना रिकॉर्ड था। और जब वो बड़े बड़े लोगों के जमीन को भी नहीं छोड़ता था, जिनकी पहचान थी, जिनका रसूख था, फिर तो ये तो आम लोग थे जिनका जमीन कब्रिस्तान के आसपास था। तो अतीक अहमद करता क्या था, तो सबसे पहले जिन लोगों की जमीन आसपास में होती थी कब्रिस्तान के, उनके मालिकों के पास अपने आदमी को भेजता था, यानी अपने गुर्गों को, और उन मालिक को अपने दबाव में लेने की कोशिश करता। और इस काम के लिए खासकर हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जाता था। तो अतीक के लोग आते, उन्हें धमकाते, उन्हें कहते कि ये जमीन अब कब्रिस्तान का हिस्सा बनेगी। अतीक के लोग अपना फरमान सुनाकर चले जाते। लेकिन जब कोई हिंदू इसका विरोध करता कि ये उनकी जमीन है, कब्रिस्तान की नहीं, तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। और कहते तो ये भी हैं कि उन्हें डराने धमकाने के लिए सिर्फ बातों का इस्तेमाल ही नहीं होता था, बल्कि उन्हें नुकसान भी पहुंचा दिया जाता था। कई बार किसी को पकड़ के पीट दिए तो किसी को चाकू छुरा मार दिए। तो सवाल ये है कि इतने बड़े शहर में अगर ये खुलेआम हो रहा था, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी। अब आपको याद हो तो पिछले एक कहानी में मैंने आपको बताया था कि अतीक का आतंक तो ऐसा था ना कि जमीन के चक्कर में एक आदमी का उसने खाल उधरवा दिया और चौराहे पर फेंकवा दिया। और वो भी उस आदमी को मारने के लिए उसने मुंबई से उसको पकड़कर, वो उसके आदमी जाते हैं मुंबई और उसको पकड़कर इलाहाबाद लाते हैं, उसके मोहल्ले में फिर ऐसा करते हैं। और ऐसा करने के बाद अतीक छिपता नहीं है, पुलिस थाने में ही फ़ोन कर देता है और कहता है कि उठा कर ले जाओ। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है ना कि अतीक अहमद की राजनीतिक पहुंच इतनी थी कि अगर कोई आदमी पुलिस के पास भी जाता तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। पुलिस वाले सुनते थे कि अतीक का मामला है तो वो खुद साइड हो जाते थे। खुद पुलिस के कई अधिकारी भी अतीक से डरते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अतीक के खिलाफ कोई कार्रवाई की
तो या तो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा या फिर इलाहाबाद में रहते हुए उनके ऊपर ही कोई और बड़ी मुसीबत आ सकती है, क्योंकि अतीक इलाहाबाद में खूंखार गुंडा से ऐसा गैंगस्टर बन गया था जिसके आगे प्रशासन और कानून दोनों ही बेबस हो चुके थे। बाकी अतीक ने अपने इस कब्रिस्तान वाले खेल में ना धार्मिक भावनाओं का भी खूब फायदा उठाया। वो अपने समर्थकों को ये कहकर उकसाता था, उन्हें भड़काता था कि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करना उनका हक है और इस काम में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो अतीक धार्मिक चीज़ों का हवाला देकर अपने ही मजहब के मासूम लोगों को इस अपराध का हिस्सा बनने पर मजबूर कर देते थे, जिन्हें इस बात की समझ नहीं होती थी कि क्या सही है क्या गलत है। और इस मुद्दे को मजहबी रंग देना भी उसका बस एक प्लानिंग था, ताकि उस जमीन पर उनके बहाने वो अपना कब्जा कर सके। तो एक तरह से अतीक अपने लोगों को भी इस्तेमाल करने से नहीं चूकता था, ताकि उसका अपना मकसद जो है वो पूरा हो। धीरे धीरे अतीक अहमद इसमें कामयाब भी होने लगा। उसने हिंदी परिवारों की जमीन हड़प ली। इन परिवारों के पास ना तो पैसे थे और ना ही ताकत कि वो अतीक जैसे ताकतवर इंसान, उसके जैसे खतरनाक इंसान का मुकाबला कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी जान की हिफाजत के लिए ज़मीनें छोड़ दी। उन ज़मीनों को जो उनके पुरखों की विरासत थी, उनकी अमानत थी। प्रयागराज में कई हिस्सों में अतीक की इस गुंडागर्दी का असर साफ दिखने लगा था। लोग अतीक का नाम सुनते ही डर जाते थे कि भाई इनसे कौन पंगा लेगा, और कई लोग तो अपना घर छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे जहां उन्हें सेफ महसूस हो रहा था, ताकि कम से कम वो अतीक से अपनी जान तो बचा ले, प्रॉपर्टी ना बचे तो ना बचे, वो जिंदा रहे। हालांकि कुछ लोग अब भी बचे थे जो अतीक के खिलाफ न्याय के लिए लड़ना चाह रहे थे, उससे सामना करना चाह रहे थे। इसलिए पुलिस से हार कर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिर जाकर शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन ज़्यादातर मामलों में उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि अतीक के खिलाफ लड़ाई लड़ना मतलब अपने लिए मुसीबत मोल लेना था। लेकिन फिर भी कुछ बहादुर लोग जो थे ना, वो डटे रहे और न्याय की मांग करते रहे और अतीक अहमद के अपराध के खिलाफ कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ते रहे। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि अतीक अहमद के खौफ का असर केवल कब्रिस्तान की ज़मीनों तक सीमित नहीं था। उसके डर की जड़ें जो है इलाहाबाद की ज़िंदगी के हर हिस्से में फैली थी। अपहरण, हत्या, वसूली, गवाहों को डराना धमकाना तो उसका रोज का काम था। लेकिन कहते हैं ना, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। रात होती है तो अगला सवेरा भी आता है। आगे चलकर अतीक अहमद अपने आतंक के मद में खोया रहकर ऐसी कई गलती कर देता है ना, कि उसके खिलाफ कानूनी पकड़ जो है वो तेज होने लगती है। और वो गलतियां क्या है वो तो मैं आपको कई कहानियों में सुना चुका हूँ चैनल पर। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसने कैसे कैसे क्राइम को अंजाम दिया है। हालांकि फिर होता क्या है कि उसके सभी क्राइम का जो है ना, एक दिन आप समझे तो जितना जिसको पाप का घड़ा भरा था वो एक दिन फूट जाता है, क्योंकि राजनीतिक बदलाव होता है। प्रदेश में कानून और व्यवस्था को लेकर सख्ती लागू करने की बात होती है। सरकार भी बदल जाता है। धीरे धीरे अतीक के खिलाफ जो है ना, कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू होती है, तेज होने लगती है और उसकी राजनीतिक ताकत भी कम होने लगती है। और जब उसे कई मामलों में दोषी ठहराया गया ना, तो धीरे धीरे जो उसके आतंक का विरासत था उसका पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि अब वो सजायाफ्ता था, एक सर्टिफाइड अपराधी हो चुका था। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनके तरफ से उसे समर्थन मिल रहा था, जिनके सरपरस्ती में वो पल रहा था, अपराध से बच जा रहा था, उन्होंने भी अपना हाथ धीरे धीरे उसके सर से खींचना शुरू कर दिया। फिर तो अतीक अहमद के बुरे दिनों की शुरुआत होने लगी। फिर जब वो कानून के दलदल में फंसता चला गया तो लोगों को राहत महसूस होने लगी। फिर अतीक अहमद का अंजाम क्या हुआ तो वो तो आपको पता ही है, कि एक नॉर्मल से 3 लड़कों ने जाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए इलाहाबाद से मिटा दिया। कोई बड़ा बाहुबली या गैंगस्टर भी नहीं था जो राइवलरी में अतीक अहमद को मारा। मतलब हो सकता है ऐसा कि उसके आतंक से सताए ही कई लोग हो जिन्होंने उसका सफाया कर दिया हो। हालांकि इसमें बात ये भी आई थी कि कुछ नए अपराधी थे जिन्हें कुख्याति प्राप्त करनी थी, इस वजह से उसने अतीक अहमद को ख़त्म कर दिया। लेकिन जो भी हो, अभी पूरे तरह से ये मामला भी साफ नहीं हुआ है, जांच चल ही रहा है। और इस मामले में जो भी हो, लेकिन अतीक अहमद ख़त्म हो गया, ये एक सच्चाई है। फिर जिन लोगों की ज़मीन छीनी गई थी उन्होंने फिर से कानूनी लड़ाई शुरू की और न्याय मिलना भी शुरू हुआ।
हालांकि कई मामलों में न्याय मिलना अभी भी बाकी है, लेकिन लोगों में उम्मीद जगी है कि अतीत के खौफ के दिन अब बीत चुके हैं, तो उनके पाले में कुछ बेहतर ही आएगा। क्योंकि कल का इलाहाबाद जो आज प्रयागराज है, उस पर से माफियाओं का काला साया हट गया है। शहर अब कानून व्यवस्था के कंट्रोल में है, जहां न्याय की उम्मीद तो बिना खौफ की ही जा सकती है। बाकी अतीक अहमद की कोई भी कहानी केवल एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, बल्कि उस खौफ और आतंक की कहानी है जिसे उसने अपने राजनीतिक ताकत के सहारे वर्षों तक कायम रखा था। उसकी कब्रिस्तान की जमीनों पर कब्जों की चालों ने प्रयागराज में कई परिवारों को झकझोर के रख दिया था, लेकिन आखिरकार समय ने उसे सबक सिखाया और उसके खात्मे ने यह साबित कर दिया कि बुरा का अंत एक दिन बुरा ही होता है। आज अतीक की कहानी में बस इतना ही। आगे इससे जुड़ी और भी कहानी सुनाऊंगा। आप भी प्रयागराज से देख ही रहे होंगे इस कहानी को, तो आपके पास भी कोई किस्सा कहानी है उससे जुड़ा हुआ तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या सोचते हैं वो भी कमेंट जरूर कीजिए। कई सवाल आज मैंने पूछे हैं, तो उन सभी का आप जवाब जरूर दीजिएगा, और आप क्या सोचते हैं अतीक के खात्मे पर वो भी जरूर लिखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही कहानी आप तक पहुँचते रहें। बाकी मैं पंचम प्रकाश मिलूंगा आपको किसी और सफ़र में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।